हाय गाइज, आज ट्रांसफ़र फंक्शन और जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फॉर द आरसी सर्किट ऑब्टेन द ट्रांसफ़र फंक्शन वी नॉट ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी एस ऑफ जे ओमेगा। ये डेफिनेशन तो हमें पता है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, और जो वी एस है वो हमें गिवन है वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी। तो इसके सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ जे ओमेगा वो किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ जे ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा। मीन्स आउटपुट का फूरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फेजर रिप्रेजेंटेशन डिवाइडेड बाई जो इनपुट है उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट वी नॉट ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी एस ऑफ जे ओमेगा। इनपुट क्या है वी एस ऑफ टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम रहेगा और जो कैपेसिटेंस है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1/जे ओमेगा सी। और यहाँ पर वी नॉट ऑफ जे ओमेगा और जो इनपुट है उसको अगर फेजर में लिखें तो वी एस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आपको लग रहा हो कि जे ओमेगा क्या है, हम तो फेजर में इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते थे, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली उसका मीनिंग यही था। जैसे हम वहाँ पे लिखते थे वी एस ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो हम फेजर में क्या लिखते थे, इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते थे और इसको लिखते थे वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री। तो जो यहाँ पे कैपिटल वी है, या फिर इसको मैं वी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल वी एस से, क्योंकि यहाँ पे वी एस ऑफ टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल वी एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो कैपिटल वी एस है इसका मतलब है वी एस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, ये जो फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये एक तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वी एस है इसका मतलब क्या था, वी एस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ जे ओमेगा से। इसी तरीके से अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर अगर एफ ऑफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पर वी एस ऑफ टी लिखा हुआ है तो इसको वी एस ऑफ जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर वी नॉट ऑफ टी लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल वी नॉट ऑफ जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। मीन्स ये बात आप याद रखो कि जो हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वी नॉट ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी एस ऑफ जे ओमेगा ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, यहाँ पर अगर मैं वी नॉट ऑफ जे ओमेगा कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, 1/जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/जे ओमेगा सी इंटू इनपुट वोल्टेज वी एस ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया है, वोल्टेज डिवीजन। अदरवाइज ये सब चीज़ें तो आपको सिखा रखा है ना सर्किट सोल्व करने के लिए। अदरवाइज आप ऐसा कर लो, यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड करो, जो करंट है आई इसकी वैल्यू फाइंड करो, वो क्या आएगी, वोल्टेज। अब यहाँ पर जो कैपिटल आई लिखा है इसका मतलब भी क्या है, आई ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस आर प्लस 1/जे ओमेगा सी। अब अगर मुझे वोल्टेज वी ऑफ जे ओमेगा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आई इंटू आर मीन्स वी एस ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/जे ओमेगा सी इंटू 1/जे ओमेगा सी। तो ये वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वी नॉट ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी एस ऑफ जे ओमेगा कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, ये 1/1 प्लस आर ओमेगा सी और जे मीन्स 1/1 प्लस जे आर ओमेगा सी। और यही क्या है आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि एच ऑफ जे ओमेगा ट्रांसफ़र फंक्शन
एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/1 प्लस जे ओमेगा आर सी। तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना तो काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि हम सर्किट को फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर फंक्शन। तो ये तो सर्किट को सोल्व करने जैसा ही प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है कि हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स और फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो सिस्टम है, जो आरसी सर्किट है, इसके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट लिखूँ वी नोट ऑफ जे ओमेगा, तो वो किसके इक्वल होगा, वी एस ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करूँगा तो जो आउटपुट है वी नोट ऑफ जे ओमेगा, इसके एम्पलीट्यूड एंड फेज में क्या डिफरेंस आएगा। मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना स्केल होगा और जो इसका फेज है वो कितना शिफ्ट होगा। तो वो कहाँ से पता चलेगा, एच ऑफ जे ओमेगा से। क्यों? क्योंकि एच ऑफ जे ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है वो देखिए अभी आपको क्लियर होगा। जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो इनपुट है वो भी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो हम इनपुट की तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, उससे एच ऑफ जे ओमेगा चेंज हो रहा है। मतलब एक बार आप इसको समझिए कि एच ऑफ जे ओमेगा किसके इक्वल है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड है 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक इसका फेज है तो मैं इसको पोलर में लिख देता हूँ -tan−1 ओमेगा आर से, ठीक है। ये फेज निकालना तो आपको आता है ना। फेज कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर है 1/a प्लस आयोटा बी, तो यहाँ का फेज है tan−1 b/a। अब ये रेसिप्रोकल में है तो ये कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाके -tan−1 ऑफ b/a लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाने के बाद नेगेटिव क्यों हो रहा है, इसका जो रीज़न है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई थी वहाँ से जो फेज है वो किस तरीके से ऐड होता है और कब वो सब्ट्रैक्ट होता है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखना चाहो तो जैसे 1 है, 1 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखूँगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, से मैं क्या लिखूँगा, जो मैग्नीट्यूड है आर वो तो 1 है और यहाँ पे थीटा क्या है 0, ई की पावर आयोटा 0, तो इसको लिख दिया मैंने ई की पावर आयोटा 0। सिमिलरली ए प्लस आयोटा बी को मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आर हो गया मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे tan−1 b/a। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ई की पावर आयोटा 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा को कॉमन ले लेते हैं tan−1 b/a। तो जो यहाँ पे फेज आपको दिख रहा है क्लियरली वो क्या है, -tan−1 b/a। तो ये सब चीज़ें शायद एक्सप्लेन हम कर चुके हैं पहले, तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, इतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पलीट्यूड या जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलें, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा क्या है, 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर इसको प्लॉट करें तो क्या आएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेरी करवाएंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 0 रखूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद अगर ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है
1। और अगर ओमेगा की वैल्यू 1/RC रखेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि एच ऑफ जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा 1/√2, जो कितना होता है 0.707। तो ये वैल्यू मान लेते हैं 0.707 है, और ये किस वैल्यू के ऊपर है 1/R से। अब देखिए, अब हम इसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 0 रखूँगा, जैसे सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है Vs ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या करवा रहे हैं, वेरी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करवा रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में हम जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो क्या रखते हैं, सेम। एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पर जो एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर अगर मैं वी नॉट ऑफ जे ओमेगा लिखूँ तो वो क्या है एक्स एस जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। तो एच ऑफ जे ओमेगा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एंगल, एंगल लिख देता हूँ, मान लो -tan−1, यहाँ पे क्या आया था ओमेगा आर सी, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए जो वी नॉट ऑफ जे ओमेगा है, उसमें जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है, जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है, उसको एम्पलीट्यूड को जो सिस्टम है वो कितना गेन प्रोवाइड करेगा 1, ठीक है। गेन कितना प्रोवाइड कर रहा है 1। और यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो जो आउटपुट होगा वो एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू जो एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड है वो कहाँ पे टेंड करेगा 0 की तरफ। तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा यहाँ पे 0। मतलब जो आरसी सर्किट है उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमें आरसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बता रहा है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्यों, क्योंकि जो आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड कितना स्केल होगा ये भी हमें यहाँ से पता लग रहा है, और जो आउटपुट है उसका फेज शिफ्ट भी कितना होगा वो भी हमें सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन ही बता रहा है। यहाँ पे देखिए जो -tan−1 है ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो हम जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड भी स्केल होगा, और जो उसका फेज है वो भी शिफ्ट होगा। इसलिए हम जो सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है उसी को हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर हम फेज का डायग्राम बनाएं, जो फेज रेस्पॉन्स है, तो फेज रेस्पॉन्स क्या आया था, जो एंगल था वो आया था -tan−1 तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखूँगा तो एंगल क्या आएगा 0, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, tan−1 ये वैल्यू अप्रोच करेगी -90 डिग्री। तो यहाँ पर मान लेते हैं कहीं -90 डिग्री है, और ये क्या है 0 डिग्री। तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी -90 को। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, और ये क्या है फेज रेस्पॉन्स। तो आई थिंक जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो कुछ नहीं है, वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसी का मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। और इसका रीज़न क्या है कि जो आउटपुट है उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इस पर। इसलिए हम ट्रांसफ़र फंक्शन को ही फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखिए, छोटा सा टॉपिक है कि जो रेजोनेंट सर्किट है वो क्या होता है, रेजोनेंट सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन से ही ये क्लियर हो जाएगा। ए सर्किट इज said to be in resonance
when the current and voltage at the input terminals are in phase। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है। अब ये रेजोनेंट सर्किट है, इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये सब चीज़ें। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि डेफिनेशन ही ये सब चीज़ें हमें बताएगी। देखो कैसे, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे इनपुट करंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं V/I लिखूँ तो वो क्या है, सेम फेज में। इसका मतलब रजिस्टिव नेचर की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो ये इम्पीडेंस है Z, वो अगर R+jX टाइप की है तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो आगे एक वर्ड आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, जो सर्किट है उसकी इम्पीडेंस निकालेंगे, ठीक है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, 0। तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात कि अगर Z रियल है तो जो एडमिटेंस है 1/Z वो भी क्या होगी, रियल। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y एडमिटेंस को 0 करेंगे तो वहाँ से भी हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, ऑफ कोर्स सेम। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2 टॉपिक पढ़ेंगे, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है।